महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। डॉक्टर बाबू जल्दी उठिए, शिवचरण को पिशाच खा गया। सुनकर अचानक चौंक उठा मैं। सबसे पहले तो अपने नौकर रामू से कहा, रामू तुमसे कितनी बार कहा है मुझे डॉक्टर बाबू मत बुलाया करो, अभी मैं डॉक्टर बना नहीं हूँ, अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। और दूसरी बात, ये तुम लोग की गांव के अंधविश्वास, अरे क्या पिशाच खा गया, भूत पिशाच वगैरह कुछ नहीं होते हैं। अरे बाबू आइए तो देखिए शिवचरण की लाश, आप खुद समझ जाएंगे। मैं रामू के साथ चल पड़ा। मैं अतेंद्र सरकार शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूं। अभी सेमेस्टर के बाद ऑफ था तो अपने गांव लौटा था और लौटते ही यह घटना सुनने को मिली। अपने घर के पुराने नौकर रामू के साथ चलता हुआ मैं उस ओर गया जहां पर उसके अनुसार पिशाच ने किसी पर हमला किया था। देखा तो काफी सारे लोगों की भीड़ थी, पिताजी भी वहीं खड़े थे। पास ही शिवचरण की पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। लाश को कपड़े से ढक दिया गया था। मेरे कहने पर रामू ने तुरंत ही कपड़ा हटा दिया। वैसे तो लाश सामान्य लाश की तरह ही थी, शरीर पर बहुत से चोट के निशान थे, मगर हां, कमर से नीचे का हिस्सा पूरा गायब था। पर इसमें पिशाच की बात कहां से आई? किसी जंगली जानवर ने आक्रमण किया होगा। वैसे भी हमारा गांव चारों तरफ से जंगल से ढका हुआ है। शाम ढलते ही लोग घरों के अंदर घुस जाते हैं। ऐसे में अगर कोई निकलेगा तो जंगली जानवरों का आक्रमण क्या गलत है? और वैसे भी शिवचरण को रातों में गांव में घूमते देखा गया है। कई बार तो मैंने भी उसे सावधान किया था, इस तरह से निहत्थे अकेले घूमना ठीक नहीं है। मगर सही बात अगर नहीं मानेगा तो यही तो परिणाम होगा। मैं डॉक्टरी के छात्र हूं, कई लाशों की चीड़ फाड़ की है मैंने, मगर ऐसी लाश मैंने भी आज तक नहीं देखी थी। जो भी हो, जानवर नहीं खाया हो, मगर इतने भयानक तरीके से ये सोचकर भी दिल कांप उठता था। मैं तुरंत ही अपने घर आ गया और कमरे में जाकर लेट गया। मेरे जैसे हाथ पांव कांपने लगे थे और जो मैंने सोचा था वही हुआ। उस दिन के बाद से शाम ढलते ही पूरा गांव और सुनसान हो गया। गांव वाले ये मानने को तैयार न थे कि ये किसी जंगली पशु का काम है। उन लोगों ने तो इसे पिशाच का काम ही मान लिया था। ऐसे गांव वाले डरपोक नहीं है, चाहे तो 10-12 लोगों से अकेले ही लड़ सकते हैं, मगर भयानक आदमखोर पशु से कौन लड़ सकता है? और किसी इंसान के लिए इस तरह का काम करना उनकी दृष्टि में संभव नहीं है। अदृश्य शक्ति से लड़ सके ऐसी ताकत भी उनमें नहीं है। इसलिए एक ही उपाय बचता है, शाम ढले ही अपने अपने घर में घुस जाओ। अगले दिन सुबह सुबह रामू फिर आ गया। डॉक्टर बाबू जल्दी उठिए, हमारे गाल में गाय को पिशाच खा गया है। कब? पता नहीं, रात में तो सबको बांध के आया था, सवेरे जाकर देखा एक गाय आधे खाए हुए पड़ा है। मैं चौंक उठा। वैसे रात में मैं काफी देर तक जाग रहा था। कहां किसी गाय के रंभाने की आवाज तो मुझे नहीं सुनाई दी। तेज कदमों से ग्वाल की तरफ चल पड़ा। पिताजी भी वहीं खड़े थे। सामने देखा तो गाय की आधी खाई लाश पड़ी थी। शरीर पर और कोई चोट के निशान नहीं थे, सिर्फ कमर के पीछे से खा लिया था। पिताजी बोले, शेर भालू वगैरह का काम होगा, लगता है जंगल में कोई शेर आया है, कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। मगर आश्चर्यजनक बात यह थी कि शेर भालू होने पर तो जीव के गर्दन वगैरह पर दांत के निशान मिलते, और फिर गाय रंभाती चिल्लाती, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसने
अपनी मर्जी से उसे अपना आधा शरीर खाने दिया हो। रामू बोला, बाबू, हे शेर भालू का काम नहीं है, ये पिशाच का काम है। जब पिशाच किसी जीव पर आक्रमण करता है तो वो गूंगा हो जाता है। ऐसा काम वही कर सकता है। हालांकि रामू की बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर लोगों में जानना तो होना ही था। और जैसे जैसे लोग जानते गए, लोगों का हुजूम लाश को देखने के लिए इकट्ठा होने लगा। इसके बाद सब में डर बढ़ने लगा और जो होना था वही किया गया। कहीं से एक तांत्रिक को बुलाया गया, मगर उसकी बातों ने लोगों को शांत करने की अपेक्षा और डरा दिया। तांत्रिक बोला, इस गांव में पिशाच आया है, काल पिशाच, बहुत उत्पात मचाएगा। मगर फिर उसकी एक बात ने सब में आशा की लहर डाली। उसने कहा, मैंने पूरे गांव को मंत्र से बांध दिया है, अब वो यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। मगर सावधान, शाम के बाद कोई भी अकेले बाहर ना निकले। मगर तांत्रिक की ये बात फली नहीं। अगली सुबह भी एक लाश मिली, ठीक वैसी ही जैसी शिवचरण की लाश मिली थी। आदमी दीर्घ शंका या लघु शंका के लिए घर से बाहर निकला था। गांव के टॉयलेट्स घर से थोड़ा दूरी पर ही होते हैं, इसलिए हाथों में लालटेन लिए वो उधर गया था। मगर रात भर जब ना लौटा तो सुबह खोजबीन की गई। लालटेन टॉयलेट के पास ही बुझी हुई मिली और थोड़ी दूरी पर झुंझाटियों के बीच उसकी लाश मिली, ठीक वैसी ही कमर के नीचे से खाई हुई। लोगों में डर और बढ़ गया। एक बात और अजीब थी, घर से लेकर जहां लाश मिली थी वहां तक की जगह को अच्छे से खोजा गया, मगर किसी भी जानवर के पैरों के निशान नहीं दिखे। अगर यह काम किसी हिंसक पशु का होता तो कम से कम पैरों के निशान मिलते। फिर रात में बारिश भी नहीं हुई थी कि पैरों के निशान धुल जाते। गांव के 2-4 लोग जो ये मान रहे थे कि यह किसी हिंसक पशु का काम है, अब उन्होंने भी अपना विचार बदल लिया। धीरे धीरे अतीन्द्र के मन में भी यही विचार जागने लगा था। अतीन्द्र उस दिन अपने बिस्तर पर दोपहर को लेटे लेटे इसी विषय में सोच रहा था। पिशाच, मगर ये सब तो कल्पना की बातें हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर जानवर के पैरों के निशान क्यों नहीं मिले? मैंने तो खुद अच्छे से उस जगह पर खोजा था, और हमारे घर के ग्वाल में भी तो मैंने देखा था। जानवर और इंसानों के पांव के निशान के अलावा तीसरा कोई अलग निशान नहीं था। तो क्या सच में यह काम पिशाच का ही है? मगर विज्ञान तो ऐसा कुछ भी नहीं मानता है। हाँ, ड्रैकुला का अस्तित्व अवश्य मानता है, मगर वो भी तो एक खास तरह के चमगादड़ हैं जो इंसान का खून पीते हैं। ऐसे किसी पराशक्ति के विषय में तो आज तक कभी नहीं सुना गया। यही सब सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई थी। जागा तो पिताजी की आवाज आ रही थी। उठकर बाहर आया तो देखा घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। अतीन्द्र के पिता गांव के मुखिया थे। अचानक एक व्यक्ति बोला, ऐसे कैसे जी सकते हैं? एक उपाय तो कुछ बताइए। मैं और क्या उपाय बताऊं? जोड़ी जोड़ी में पहरा लगाते हैं। पहरा? मुखिया जी, अगर इंसान हो तो सके, जंगली जानवर हो तो सके, मगर पिशाच के सामने हम पहरा लगा के भी क्या करेंगे? उस व्यक्ति की बातें वैसे असामान्य नहीं थी। अदृश्य शक्ति से इंसान क्या सचमुच लड़ सकता है? तो और क्या किया जा सकता है? तुम लोग तो तांत्रिक भी लेकर आए, कुछ असर हुआ? अतीन्द्र के पिता ने कहा। उनकी इस बात का काट किसी के पास नहीं था। सब चुप हो गए, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। वो बोला, मैं बोल रहा था कुछ दिनों के लिए अगर गांव छोड़कर चले जाएं तो कैसा रहे? जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वापस लौट आएंगे। उसकी ये बात कुछ लोगों को अच्छी लगी, क्योंकि गांव से बाहर भी उनके ठिकाने थे, मगर जिनका इकलौता ठिकाना गांव का घर था वो कहाँ जाते? वो सब अपने घरों में ही रह गए। जिनके गांव से बाहर जाने के ठिकाने थे वे सब तुरंत ही गांव छोड़कर चले गए, मगर जिनके नहीं थे वो गांव में ही रहे। पर अलग अलग घरों में नहीं, बल्कि एक घर में ज्यादा परिवार करके, ताकि
एक साथ रहकर एक दूसरे को मनोबल बढ़ा सके। मगर इस व्यवस्था के बाद आश्चर्यजनक तौर पर गांव में कुछ भी नहीं घटा। जब कुछ ज्यादा समय तक यह कुछ नहीं घटा तो लोगों ने समझा वो जानवर है या पिशाच गांव से जा चुका है। धीरे धीरे ये बात उन लोगों के पास भी पहुंच गई जो गांव छोड़कर चले गए थे, और वो भी धीरे धीरे वापस आने लगे। मगर सुख के ये दिन ज्यादा दिन नहीं रहे। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि उत्तर मोहल्ले के 2 सगे भाई एक साथ मरे हैं, और वो भी रात को नहीं, हफ्की दिन के समय। दोपहर के आसपास दोनों मछली पकड़ने के लिए तालाब में गए थे अकेले। जब शाम तक नहीं लौटे तो बड़े भाई का लड़का उन्हें ढूंढने के लिए गया और तालाब के पास लाशों को देखकर गांव वालों के पास पहुंचा। गांव वाले लाठी सोटा लेकर जब तालाब के पास पहुंचे तो लाशों की हालत देखकर चौंक पड़े। इससे पहले की लाशों को तो पहचाना भी जा रहा था, मगर अब की बार लाशों की हालत ऐसी थी कि पहचानना मुश्किल था। एक भाई के गले के गमछे को देखकर उसके परिवार वालों ने निश्चित किया कि ये लाशें उन्हीं की हैं। सब लोगों ने जंगल को खंगाल खंगाल कर देखा, मगर शेर भालू तो क्या, एक कुत्ता भी नहीं मिला। तब लोगों के मन में एक सवाल उठा, क्या इतने दिनों बाद वो पिशाच फिर लौट आया है? लोगों का मनोबल फिर से टूटने लगा, क्योंकि अब की बार घटना और भयानक थी। अब तो दिन दहाड़े ही हत्याएं होने लगी थी। बात अगर अतीन्द्र के गांव तक रहती तो भी बात थी, मगर धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी ऐसी घटनाएं होने लगी। अब जरूरत थी अत्यधिक सतर्कता की, मगर सतर्कता किससे? अदृश्य शत्रु जब एक के बाद एक कत्ल किए जा रहा है तो उसे अगर देखा ही नहीं जा सक रहा है तो कैसे सतर्क हो उससे? अभी सब इस विषय पर सोच ही रहे थे कि पास के गांव से वो भयानक खबर आई। अब की बार 1 नहीं 2 नहीं, अभी तो कुछ ज्यादा ही संख्या में एक साथ लोग मारे गए उस भयानक शक्ति के हाथों। हाथ कहना क्या सही होगा? पिशाच का क्या हाथ होता है कि वो जंगल के हिंस्र जंतु की तरह होता है, 4 पैरों पर चलता है। मगर असली बात तो यह है कि पिशाच दिखता कैसा है, कैसा उसका आचरण है, इसके बारे में कोई भी ठीक से नहीं जानता था। सब बस अपनी कल्पना अनुसार उसके अलग अलग आकृतियों की रचना कर रहे थे। पड़ोस के गांव से जो घटना सुनने में आई थी वो कुछ इस तरह थी। उस गांव में ऐसी कोई घटना घटी नहीं थी, मगर पहले से सतर्कता के चलते उन लोगों ने पहरे की व्यवस्था की। 1-2 नहीं, कुछ लोगों के समूह में रात में सब हाथों में मशाल लिए बड़ी सतर्कता के साथ अपना काम कर रहे थे। सबके हाथों में धधकती मशालें थी। रात 2 बजे तक सबने पहरा दिया। जब कुछ नहीं घटा तो उन्हें लगा कि शायद पिशाच आंख देखकर भयभीत हो गया है। सुनने में भी आता है कि ऐसी शक्तियां अग्नि से डरती हैं, मगर इसके चलते सब अपने मन का तो नहीं कर सकते थे। वैसे भी पहरा दे ही रहते कि अचानक गांव के एक छोर से चीखने की आवाज आई। सुनकर कुछ लोग उस ओर दौड़ पड़े, और जब वहां पहुंचे तो वहां का भयानक दृश्य देखकर भयभीत हो उठे। वहां पर पड़ा हुआ था एक शत विक्षत लाश इसलिए कि जो शरीर पड़ा हुआ था वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। पहले तो डर के मारे कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था, मगर फिर जब हिम्मत करके वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो कोई अनजान व्यक्ति है। व्यक्ति उस गांव का तो क्या, आसपास के भी किसी गांव का नहीं लग रहा था। मगर कौन था वो, क्यों आया था वहां? अभी सब इसी विषय में सोच ही रहे थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि गांव के उस छोर में भी कुछ लोग अभी पहरे पर हैं। चिल्लाहट सुन के हड़बड़ाहट में सब लोग समूह बनाकर इस ओर दौड़ पड़े और कुछ लोगों को वहां पर पहरे पर लगाकर आ गए थे। बात थी कि जिस ओर से चिल्लाहट की आवाज आई थी उधर जाकर देखकर तुरंत ही लौट आएंगे, मगर इस अनजान आदमी को देखकर वो लोग ऐसे खो गए कि उन्हें उन लोगों की याद ही नहीं रही। और जब याद आई तो हड़बड़ाहट में सब उस ओर दौड़े, मगर तब तक जो होना था वो हो चुका था। जब वो लोग वहां पहुंचे तो आसपास खंगालने के बाद भी वहां पर किसी को भी नहीं पाया। सब अभी आश्चर्यचकित हो ही रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति का नजर ऊपर पेड़ों की तरफ गई और देखकर वो जैसे गूंगा सा हो गया था। वापस जब सब लोगों ने ऊपर की तरफ देखा तो वो भी सिहर उठे। वहां पर बहुत से लोगों की कटी हुई लाश के अंग लटक रहे थे,
ठीक जैसे कसाई अपनी दुकान पर मांस लटका कर रखता है, वैसा ही। इस घटना को देखकर उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुआ रहने की। सब भागकर अपने अपने घरों में चले गए। सुबह जब और ज्यादा लोगों का समूह लेकर वो उस पेड़ के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि बची हुई रात में उतने सारे इंसानी अंगों में से बहुत से अंग गायब हो गए थे। जो बचे थे उन्हें धीरे धीरे जमीन पर उतारा गया। हिसाब लगाकर देखा गया पिछली रात 4 लोग उस पिशाच के हाथों मरे थे। नहीं, 4 नहीं, 5। वो अनजान व्यक्ति भी तो पिशाच के हाथों ही मारा गया था। यही सोचकर जब सब लोग उस ओर दौड़े तो वहां पहुंचकर पाया कि उस व्यक्ति की लाश वहां नहीं थी, अपितु जमीन पर इधर उधर खून के दाग थे। यह घटना अगर यहीं समाप्त हो जाती तो कोई बात नहीं थी, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस रात वो के अनुसार मरे थे 5 लोग, मगर सिर मिले सिर्फ 3। 2 सिर गायब थे। एक व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है पिशाच ने ही खा लिया होगा। दूसरा बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक जितने लोग मरे हैं सबका सिर मिला है, मगर आज के ही नहीं मिले हैं। ऊपर से एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके शरीर का एक टुकड़ा भी हमें नहीं मिला, वही अनजान व्यक्ति जो कल रात हमें मिला था। बाकी सबका ही तो सिर मिला है। सर तो सा। तो चलो खोजबीन करते हैं, हो सकता है आसपास कहीं मिल जाए। यह सुनकर तीसरे व्यक्ति ने कहा। फिर चौथा बोला, अरे कहाँ खोजेंगे, इतनी देर से तो खोजा है, क्या किसी के चुटैया तक मिली है? और इसके बाद धीरे धीरे लोगों में आपस में विरोध होना शुरू हो गया। कुछ लोग कहने लगे पिशाच आज तक सिर नहीं ले गया है, कुछ लोग कहने लगे अब की बार ले गया है। मगर बात यही थी कि अगर ले भी गया है तो क्या शरीर का एक अंग भी नहीं छोड़कर जाएगा, जैसा कि दूसरों के साथ किया उसने। फिर गहन तरीके से खोजबीन शुरू हुई। दूर गहन जंगल में खोज करते करते सबके शरीर जैसे कांप उठे। दूर एक इंसान पड़ा हुआ है। दूर से ये पता नहीं चल रहा है कि वो जीवित है या मृत है। जब सब लोग हिम्मत करके उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये और कोई नहीं था, वही अनजान व्यक्ति था जो कल रात उनको दिखा था। मगर ये तो यहां तक पहुंचा कैसे? अचानक ही लोगों की नजर पड़ी उसके हाथों में। उसके हाथों में कुछ था। एक हिम्मती व्यक्ति जब उसके हाथों को अच्छे से निरीक्षण किया तो जैसे दूर छिटक आया। ये और कुछ नहीं, ये था एक इंसानी आंख। जैसे किसी की आंख को उसने उसके चेहरे से निकाल लिया था और उसे ही अपने हाथों में जकड़ कर रखा हुआ था। क्या लग रहा है, जिंदा है? देखकर क्या लगता है, ऐसी हालत में बचेगा? अच्छे से देखो, लगता है इतनी चोटों के बाद भी वो जिंदा है। उस व्यक्ति का यह अनुमान ही सही निकला। उसे उठाकर नदी के पास ले जाया गया और चेहरे पर पानी के छींटे मारने के कुछ देर बाद ही वो उठ बैठा। एक बार चारों ओर देखा और फिर एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उसके कानों में कुंडलो बार बार पूरा शब्द कहने की कोशिश की, मगर पूरा शब्द उच्चारण न कर पाया और अगले ही पल खुली आंखों में ही उसका प्राण उसके शरीर छोड़कर चले गए। मगर वो आदमी था कौन और कुंडलों से उसका अभिप्राय क्या था? क्या वो सब कुछ जानता था? हमें लगता है कल रात हमने भूल देखा था। हमने सोचा था मर गया है, मगर कल रात को उसके शरीर की हालत देखी थी। क्या ऐसी हालत में कोई बचा रह सकता है? तभी एक और व्यक्ति बोला, लगता है ये बहुत कुछ जानता था, बता सकता था, मगर कल रात को अगर एक बार अनुमान लग जाता कि ये जिंदा है तो तब तक भी मेरे ख्याल से उसके शरीर में बहुत प्राण थे, मगर वो बेहोश था और हमने सोचा मर गया है। खैर, ऐसी हालत में तो कोई भी यही अनुमान लगाता। काश कल अगर समझ गए होते हम तो सारी बातें उससे जान सकते थे, मगर उससे पहले ही तो वो व्यक्ति पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि एक व्यक्ति बोला, अच्छा, ये उसके हाथों में आंख किसकी है? पिशाच की क्या? अभी तक बातों बातों में लोगों का ध्यान उस ओर गया ही नहीं था। पिशाच की आंख? कैसी बात करते हो? क्या इंसान पिशाच की आंख निकाल सकता है? मगर वो आंख है किसकी?
उनमें से कोई भी इस प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं दे पाया। सब चुपचाप होकर उस आंख की तरफ देखते रहे। सिर्फ एक ही व्यक्ति फुसफुसाकर बोल रहा था, कोंदल कोंदल। अभी तक सारी बातें रामू के मुंह से हतेंद्र सुन रहा था। वो बोल पड़ा, ऐसी भयानक घटना के सामने तो बड़े बड़े लोगों का दिल भी कांप उठेगा। बातें करके रामू उठ ही रहा था मगर उठ नहीं सका। अचानक उसकी नजर पड़ी हतेंद्र की आंख की तरफ। आंख बहुत ज्यादा लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उंगली या किसी और चीज से उस जगह ठोकर मारी है। रामू बोल पड़ा, ए क्या डॉक्टर बाबू, आपकी दाहिनी आंख इतनी लाल कैसे है? चौंक पड़ा था हतेंद्र। अपने हाथ आंखों के पास ले जाकर थोड़ा सा घबराकर बोला, कहा नहीं तो। रामू और कुछ नहीं बोला मगर जाते जाते एक बार फिर से हतेंद्र की आंख की तरफ देखा। दाहिनी आंख बाईं आंख की अपेक्षा बहुत ज्यादा लाल थी। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा लाल दिख रही थी। आधी रात पूरा गांव सन्नाटे से पसर गया है। आज निशाचर पक्षी और कुत्ते भी जैसे भयभीत होकर हर तरफ छुपे पड़े हैं। इस भयानक सन्नाटे के बीच मुखिया के घर का दरवाजा खुलता है और निकल आती है एक छाया सी। वैसे इस समय चारों ओर किसी के रहने की बात नहीं है मगर बड़ी सावधानी से वो छाया चारों ओर का निरीक्षण करती है और फिर घर से बाहर निकल आती है। बाहर आकर फिर एक बार चारों ओर का अच्छे से निरीक्षण करती है और फिर दबे पांव एक तरफ चल पड़ती है। हालांकि वो कहाँ जा रही है इस बात का पता नहीं है मगर गांव के उत्तर दिशा की ओर वो बढ़ी चली जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद वो परछाई रुक गई। कोई पीछा कर रहा है क्या? हाँ, ऐसा ही तो महसूस हो रहा है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चला रहा है। अब वो परछाई रुकी नहीं बल्कि अपने तेज कदमों से वो चलने लगी और इस तेज कदम चलने के चक्कर में वो ये जान ही नहीं सकी कि ठीक उसके पीछे एक और परछाई धीरे धीरे चली आ रही है। परछाई गांव के उत्तरी छोर के अंत तक पहुंची। वहां पर एक पहाड़ के टीले जैसा कुछ था। एक बार रुककर अपने चारों तरफ देखकर तेज कदमों से वो परछाई उस ओर बढ़ चली। नहीं, ये पहाड़ी टीला नहीं है बल्कि एक मंदिर है। उसे अब मंदिर कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वो खंडहर में बदल चुकी है। अंदर की हालत तो और खराब है। चारों ओर झाड़ी झुंझाटी उगाई है और मंदिर की प्रतिमा की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। बुरी तरह से खंडित प्रतिमा के ठीक सामने रोशनी का एकमात्र स्रोत है एक दिया। हालांकि वो भी उतनी रोशनी नहीं फैला पा रहा है। मंदिर बेहद पुराना है मगर फिर भी शिव शंकर की विधवा प्रतिदिन शाम को यहाँ पर दिया जलाकर जाती है। वही अब तक जल रहा था क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले आखिरी बार भभक कर वो भी बुझ चुका है। चारों ओर गुप्त अंधकार था मगर कुछ ही पलों में वो अंधकार भी कट गया क्योंकि उस परछाई के हाथों में थी एक पेंसिल टॉर्च। हालांकि उसकी रोशनी बहुत कम थी मगर उसके बाद भी अंधेरा कुछ हद तक दूर हो रहा था और उस रोशनी से वो एक खास तरफ देख रहा था। वो था एक छोटा सा पत्थर, काले रंग का छोटा पत्थर, मगर अब वो काला नहीं था। रोशनी पड़ते ही जैसे उसके रंग बदलने लगे, पहले काला, फिर पीला और फिर बादामी। परछाई को जैसे कुछ एहसास हुआ और एहसास होते ही उसने अपनी जेब से एक काला चश्मा निकालकर पहन लिया। कुछ देर तक रोशनी उसी तरह से उस पत्थर पर डालते रहने के बाद अचानक उस पत्थर से लाल रंग का प्रकाश निकलकर परछाई की तरफ बढ़ चला। हालांकि परछाई ने काला चश्मा पहना हुआ था, उसके बाद भी उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी लाल रोशनी में दिखाई दिया परछाई के ठीक पीछे एक आदमी खड़ा है और यह आदमी कोई अनजान नहीं अपितु रामू है। अचानक इस घटना को देखकर वो घबरा उठा था और उसके मुंह से शब्द निकल पड़े,
डॉक्टर बाबू। इस अनजान जगह में पहचानी आवाज सुनकर परछाई कांप उठी और पीछे मुड़कर बोली, अरे रामू, तुम यहां? तब तक रामू बहुत पास आ चुका था। आपको निकलता देख के मैं भी आपके पीछे पीछे हो लिया। अतीन्द्र का डर अब तक काफी कम हो चुका था। पहली बार जब उसने आवाज सुनी थी तो अंदर से कांप गया था। अभी वो जगह पूरी खूब अंधेरे में डूबी हुई है, क्योंकि अतीन्द्र ने अपनी टॉर्च बुझा दी थी। अतीन्द्र बोला, सवेरे तुम पूछ रहे थे ना मेरी आंख लाल क्यों है? कल रात को समझ में नहीं आया था, इसलिए आज एक बार फिर से परीक्षण करने चला आया। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। और आप अकेले यहाँ कैसे चले आए? अरे मुझे एक बार बुला लिया होता। रामू की बात सुनकर अतीन्द्र हंस पड़ा। तुमको बोलने से तुम आते रामू? पास के गांव में एक अनजान व्यक्ति के हाथों में एक आंख मिली है और उसके बाद तुमने देखा मेरी दाईं आंख लाल है। इसके बाद क्या तुम मेरे साथ आते? मगर तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सवेरे मुझ पर शक करने के बाद भी रात को तुम मेरे पीछे आ गए। रामू अपनी किए पर थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहा था, इसलिए कुछ नम्र आवाज में बोला, असली में डॉक्टर बाबू, सवेरे आपकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा लगा आप ही पिशाच हैं और आपकी आंख उस आदमी ने निकाल ली और नई आंख आपकी आ रही है। अतीन्द्र को हंसी आ गई, बहुत हल्की हंसी, मगर उस सुनसान से वातावरण में दीवार से प्रतिध्वनित होकर हंसी की आवाज बहुत ज्यादा गूंज उठी। पिशाच? अच्छा कहा आपने। अच्छा, इसीलिए पूरे दिन मेरे कमरे में नहीं आए? क्या सोचा मैं आपको खा लूंगा? रामू अब बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हो रहा था। मगर आपकी एक आंख लाल थी क्यों? असली में कारण तो मैं खुद भी नहीं समझ पाया था। कल रात को अचानक ऐसी रोशनी मेरी तरफ झलक आएगी, ये न समझ पाने की वजह से हड़बड़ाहट में अपनी एक आंख बंद कर ली और एक आंख खुली रखी थी। और रोशनी आंख में लगने के बाद सवेरे आंख उस तरह से लाल हो जाएगी, इस बात का मुझे जरा भी आभास नहीं था। इसीलिए तो आज ये काला चश्मा लेकर आया हूँ। खैर, यहाँ ज्यादा देर रुकना उचित नहीं, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब खोजने हैं। कहकर अतीन्द्र वहां रुका नहीं। बाहर निकलकर एक बार लाइट से उसने आसपास का इलाका देखा। नहीं, कोई नहीं है। अब वो तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। रामू भी उसी के पीछे पीछे चला जा रहा था, जिस तरह से पीछे पीछे वो आया था। दो परछाइयां अंधेरे में चलती चली जा रही थी, चुपचाप। दोनों आपस में कोई भी बात नहीं कर रहे थे, मगर दोनों के मन बेहद अशांत थे। एक मन ही मन सोच रहा था, मंदिर इतना पुराना होने के बाद भी शिवचरण यहाँ पूजा क्यों करता था? गांव में जो नया मंदिर बना है वहां क्यों नहीं? और शिवचरण की मौत के बाद भी उसकी पत्नी नियम से यहाँ दीप क्यों जलाकर जाती है? और ये पत्थर यहाँ कहां से आया? ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो उसकी क्षमता देखकर समझ में आ रहा है। इसके बारे में जानना होगा। जबकि रामू सोच रहा था, डॉक्टर बाबू इतने रात को यहाँ क्यों आए? और आए तो यहाँ के बारे में जाने कैसे? मंदिर इतना पुराना है कि कोई जान ही नहीं पाता है कि यहाँ पे एक समय में मंदिर था। वो तो इस गांव में पले बड़ी नहीं है, बचपन से मामा के गांव में रहे और फिर शहर जाकर पढ़ाई की। गांव के बारे में उनको क्या पता है? और वो पत्थर उस तरह से अलग अलग रंग की रोशनी क्यों दे रहा था? कोई पत्थर क्या इस तरह से रोशनी देता है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। ये सब कुछ सोचते सोचते दोनों घर के ठीक सामने पहुंच गए।